नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे बिल्कुल। अब देखिए, पिछली क्लासेज में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और आ रही हो तो भी पीछे के फॉर्मूले प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूले याद कीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम्स लिखिए। यहाँ से मैं 3, 4, 5 थ्योरम कराऊँगा। 5 थ्योरम में से एक थ्योरम एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। 5 थ्योरम करवाने वाला हूँ, 1-2 थ्योरम कंसेप्ट क्लियर के लिए है और बाकी 2-3 थ्योरम में से एक थ्योरम एग्जाम में ज़रूर मिलेगी। तो इस प्रकार मैं कुल कितनी थ्योरम कराने वाला हूँ, पहले 5 और भी आएंगी थ्योरम्स तो आगे, लेकिन अभी कंटिन्यू 4-5 थ्योरम करवाऊँगा। उसके बाद कराऊँगा इन थ्योरम्स पे आधारित क्वेश्चन भी कई सारे हैं। अब क्वेश्चन भी थोड़े बड़े होंगे भी, तो इसलिए तैयार हो जाइए बिल्कुल। तो देखिए, हेडिंग लगाइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें लिखिए थ्योरम। लेट या कंसीडर, लेट क्या क्या दे रखा है आपको। फर्स्ट पहली चीज़ दे रखी है आपको एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स 0 लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन। एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा। दूसरी चीज़ दे रखी है आपको एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा फॉर एक्स ग्रेटर देन एन। थर्ड पॉइंट दे रखा है एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कंटिन्यूअस। थर्ड दे रखा है आपको एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कंटिन्यूअस। एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कंटिन्यूअस। एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कंटिन्यूअस फॉर, एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कंटिन्यूअस फॉर 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, इसमें जो काम में ले सकते हैं वो दे रखा है एल एफ एक्स पी। ये दे रखा आपको एल एफ एक्स पी इज इक्वल टू दिया हुआ आपको एफ ऑफ पी। देन क्या करना है, लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स, लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स पी, लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स पी इज इक्वल टू पी एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो फॉर पी ग्रेटर देन गामा, करो भी, नोट करो। जितने शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों की परिभाषा मैंने लिखा रखी है पीछे, तो वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सेक्शनली कंटिन्यूअस मैंने बता रखा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर मैंने लिखवा रखा है, सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं। तो भाई जब तक वो बातें नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। कर लीजिए, नोट कर लीजिए थ्योरम का स्टेटमेंट। बहुत ही आसान है, बस बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए भी, और कोई समस्या नहीं आने वाली इसमें। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा, सेक्शनली कंटिन्यूअस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने लिख रखी है पीछे कॉपी में, और ये सब पता होगी तो थ्योरम बहुत आसान होगी।
हाँ भाई, कर लिया नोट सबने। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि एक फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, 0 से लेके कहाँ तक, n तक कंटिन्यूस दे रखा है। इसके बाद में हमें एफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का दे रखा है। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, देखो तब थ्योरम प्रूफ होती है। सेक्शनल वाइज कंटिन्यूस, सेक्शन वाइज कंटिन्यूस समझाया था इस भाग में, इस पार्ट में, इस पार्ट में। और लाप्लास भी है, एफ एक्स पी इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको, एफ पी। तो आपको प्रूफ करना, देखो नाम हेडिंग ही लगाई थी डेरिवेटिव्स, अवकलज की बात की थी हमने। तो डेरिवेटिव्स की बात की थी, तो ये हो गया एफ डैश, इस बार एफ एक्स नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ गए, एफ डैश में चले गए। तो एफ डैश एक्स होगा तो क्या होगा, पी एफ पी माइनस कितना होगा, एफ जीरो। तो देखिए प्रूफ कैसे करें, इसको लेके चलते हैं भी इसको, यही तो ये लेके चलो और ये आंसर लेके आना, यही तो काम करना हम। तो देखो नाउ यही यार क्या लेके चलेंगे हम, एल एफ डैश एक्स, एल एफ डैश एक्स, और ये क्या हुआ आपके पास पी, एल एफ डैश एक्स इक्वल टू पी। नॉर्मल लाप्लास तो लगाओ इसमें, तो कितना होगा, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू कितना होगा भी, इनफाइनाइट होगा। ई की पावर माइनस कितना होगा, पी एक्स, ई की पावर माइनस पी एक्स, और ये होगा आपके पास एफ एक्स। अब एफ एक्स नहीं है, एफ एक्स की जगह कौन है, एफ डैश एक्स, और ये हो गया आपके पास डी एक्स। 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स, और ये हो गया एफ डैश एक्स, और इंटू कितना हो गया आपके पास डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट की फॉर्म में। तो ये हो गया लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, और इसको लिख सकते हैं t टेंस टू 0। तो 0 की यहाँ वैल्यू थी, तो यहाँ तो आ गया t, और यहाँ क्या आ गया, कैपिटल T। इनफाइनाइट पे जाना है तो ये हो गया e की पावर माइनस पी एक्स, ई की पावर माइनस पी एक्स, और इसको लिख दिया एफ डैश एक्स इंटू कितना हुआ, डी एक्स। कुछ भी नहीं किया अभी तक, लाप्लास लगाया। इसका ही तो लाप्लास करना है, तो लाप्लास का बेसिक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस पी एक्स, फंक्शन एफ एक्स नहीं, कितना है, एफ डैश एक्स। ये क्यों काम में लिया हमने, कैसे काम में लिया, दे रखा था कि लाप्लास काम में ले सकते हो आप फंक्शन में। तो देखो ई की पावर माइनस पी एक्स, एफ डैश एक्स, डी एक्स। अब 0 टू इनफाइनाइट कह दो, चाहे इस फॉर्म में कह दो 0, टी का मतलब 0, टी टेंस टू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटे क्या करें, इंटीग्रेशन करो। और क्या करेंगे, अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स ही होगा, दो फंक्शन है, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, अब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो ये तो है ही बाहर लिमिट, तो इसको तो रहने दो, अंदर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया लिमिट t टेंस टू कितना हो गया, इनफाइनाइट, और ये हो गया t टेंस टू कितना, 0। ठीक है, अब अंदर इंटीग्रेशन करेंगे भाई इसका। अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार इसको तो मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो ये तो हो गया e की पावर माइनस कितना हो गया, पी एक्स, यही हुआ। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश की जगह कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन होगा तो डैश हट जाएगा आपके पास, तो कितना होगा, एफ एक्स होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 टू t लिमिट है आपके पास, नहीं वो t टू t, 0 नहीं, t से लिमिट कहाँ है आपके पास, t। निशान किसका आएगा, माइनस का। जो जिसको पहले छोड़ा था उसका होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस पी एक्स, और इसका आएगा माइनस पी, तो ये हो गया प्लस पी। इसका इंटीग्रेशन अंदर हो गया तो ये हो गया एफ एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास, डी एक्स, और वही t से कहाँ t, और ये ब्रैकेट बंद। इंटीग्रेशन लगा दिया इसके अंदर बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन क्या लगा दिया भाई, बाई पार्ट्स। अब देखिए पहला इंटीग्रेशन तो हो ही गया, चलो दूसरा तो नहीं हुआ। ये तो हो ही गया बेटा, पहले वाला तो नहीं, ये तो हो ही गया आपके पास, ये तो नहीं हुआ। तो इसमें तो लिमिट रख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट माइनस क्या होगी, लोअर लिमिट। तो देखो क्या करें, यहां से देखिए आपके पास ये हो गया हमारे पास लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, t टेंस टू 0, और लिमिट रखते हैं मेरे बच्चे। तो क्या होगा देखो, ये हो गया e की पावर माइनस पी एक्स। लिमिट तो किसकी जगह रखी जानी है, x की जगह रखी जानी है आपके पास लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे पहले, और फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो t रखेंगे, तो ये तो हो गया e की पावर माइनस पी टी, और ये हो गया आपके पास f ऑफ t। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में t रखेंगे तो माइनस e की पावर माइनस पी टी,
और ये हो गया आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो, यही बनेगा, एफ ऑफ ज़ीरो नहीं, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, ये हो गई लोअर लिमिट। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस, बाकी ऐसा का ऐसा इंटीग्रेशन लिख दो, प्लस ये हो गया आपके पास पी इंटीग्रेट टी टू कैपिटल टी ई की पावर माइनस पी एक्स, टी टू कैपिटल टी ई की पावर माइनस पी एक्स, और ये हो गया आपके पास एफ एक्स इंटू कितना हो गया डी एक्स, ये बना हमारे पास ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स इंटू कितना हो गया डी एक्स, एफ एक्स इंटू कितना हो गया डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ए की लिमिट रखें इसमें टी टेंस टू इनफाइनाइट, एक की वैल्यू रख देते हैं, एक की वैल्यू रखें तो ध्यान से देखिए ये बन जाएगा ई की पावर माइनस पी टी, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी, ये कितना हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ टी माइनस, यहाँ ई की पावर ज़ीरो हो जाएगा, टी ज़ीरो रखेंगे तो 1 हो गया ये तो, और ये हो गया आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ये हो गया पी, ये हो जाएगा 0 टू टी, और ई की पावर माइनस कितना हो गया पी एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू कितना होगा डी एक्स। अब एक चीज़ और दे रखी थी हमें कि जो आपका एफ एक्स है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का दे रखा आपको, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ गामा, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा दे रखा है फंक्शन एफ एक्स को, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन काम में लेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की क्या काम में लेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन देखो बताई थी आपको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है, 2 डेफिनेशन बताई थी, एक ही नहीं, तो कर लो, नोट कर लो भी। नोट कीजिए बेटा, फिर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर काम में ले लेंगे क्योंकि दे रखा है थ्योरम में। सिंस फंक्शन एफ एक्स, सिंस फंक्शन एफ एक्स, सिंस फंक्शन एफ एक्स इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा, exponential order gamma, since function fx is of exponential order gamma, thus mod of fx, thus mod of fx, thus mod of fx क्या होगा भाई, लेस देन होगा m e की पावर गामा x से, वेयर m क्या होगा, कोई भी रियल कांस्टेंट होगा ग्रेटर देन 0, वेयर m is any real constant, any real constant, m ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब देखिए ये डेफिनेशन हम काम में लेते हैं, ये डेफिनेशन हम काम में लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू कितना हो गया इनफाइनाइट, फंक्शन कितना है, अरे फंक्शन कितना है, यहाँ फंक्शन है हमारे पास ये वाला e की पावर माइनस पी टी, और ये कितना आपके पास एफ टी, पहले एफ एक्स की बात होती थी, अब किसकी है, इसकी बात है, तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास m, और e की पावर कितना होगा गामा x, e की पावर कितना होगा गामा x, लेकिन गामा से काम नहीं चलने वाला, यहाँ p भी आ रहा है पावर में, यहाँ p भी तो आ रहा है, अरे p भी तो आ रहा भी, देखो जब सिर्फ यही था तब आता था, अब इसके साथ e की पावर माइनस पी टी भी, तो e की पावर माइनस पी टी भी आएगा और गामा भी आएगा आपका, तो क्या करें, तो ये ऐसे लिखा जाएगा माइनस गामा माइनस पी और इनटू कितना हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, और x की लिमिट या t करते हो तो t टेंस टू 0 बताना पड़ेगा आपको, अरे भाई पहले x का फंक्शन था तो x आता था, यहाँ अब t है तो t आएगा, और पहले यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे, अब यहाँ e की पावर माइनस टी है तो ये भी जाएगा, और लिमिट t टेंस टू कितना होगा इनफाइनाइट, लिमिट t टेंस टू कितना होगा भाई इनफाइनाइट होगा। अब हम डेफिनेशन से भली भांति जानते हैं कि लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ t इज इक्वल टू 0, कब, फॉर गामा ग्रेटर देन कितना होना चाहिए p, अरे यही तो डेफिनेशन बताई थी एक्सपोनेंशियल की, जाके देखिए एक बार डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल डेफिनेशन में यही तो लिखा था हमने, इसको ऐसे लिखा जाएगा ये p माइनस गामा, क्योंकि गामा तो प्लस का है ना,
तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस पी टी है तो माइनस, तो ये जाएगा पी ग्रेटर देन क्या होगा, गामा। ये किसकी डेफिनेशन बेटा, ये है एक्सपोनेंशियल की। बस पहले एक्सपोनेंशियल की इतनी पढ़ के आए थे, अब फंक्शन के अंदर एक पार्ट और जुड़ा हुआ था तो इसको और लगा दिया साथ में। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, याद करो, एफ डैश एक्स, और किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, पी के लिए, ये तो सॉल्व कर रहे थे हम। अब देखिए ये वैल्यू इसमें काम में ले लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो ये हो गया एल, ये हो गया एफ डैश एक्स पी, एल एफ डैश एक्स पी इज इक्वल टू, क्या बचेगा हमारे पास, देखिए ये हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई मेरे भाई, 0 हो गई, एक तो ये बचा और एक ये बच गया, 0 to t। अब एक के लिए लिमिट क्या लगाएंगे, इसकी लिमिट t की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, तो एक तो ये बच गया p, ये तो 0 हो गया आपके पास, ये तो 0 हो गया, कहाँ से, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा के डेफिनेशन से। और ये बच गया आपके पास p 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स, और ये कितना हो गया एफ एक्स डी एक्स, और एक ये बच गया माइनस कितना हो गया f0। ध्यान से देखिए, ये तो p, ये किसका फॉर्मूला है, एफ ओ पी का, और ये कितना हो गया माइनस एफ ऑफ 0, किसके बराबर है, एल एफ डैश एक्स, और ये कितना हो गया p। यही तो शायद प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था। और ये वैल्यू रखी किसके लिए, कंडीशन क्या है, p ग्रेटर देन क्या होगा, गामा। तो बहुत ही आसान थ्योरम थी, शुरुआत से ही एफ डैश लेके चले, इंटीग्रेशन कर लिया, और ये लिमिट के फॉर्म में तो इसलिए लिखा कि ताकि आपके एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा समझने में सुविधा रहे, इसीलिए हम लिमिट के फॉर्म में लिख के चले। याद रखना भाई, ये रिजल्ट बहुत जगह काम आएगा ये वाला, कि जब डैश आ जाता है तो क्या होगा, पी एफ पी, जब डैश नहीं होता तो सिर्फ एफ पी आंसर आता है इसका। अब क्या आएगा, पी एफ पी माइनस F0। ये तो है फंक्शन, और ये है लाप्लास वाला, ये इसकी वैल्यू तो एफ पी होती है अभी। अरे ये तो जानते ही हो आप लाप्लास से, कि इन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स, और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, लाप्लास ऑफ एफ एक्स पी कह दो, चाहे क्या कह सकते हैं इसको, कैपिटल एफ पी कह सकते हैं इसको, ये तो हम जानते ही हैं। तो एक बार भाई बेसिक फॉर्मूले याद करो, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन आनी चाहिए, जो पहले ही क्लास में बता चुका हूँ मैं, और तभी तो सारी क्लासें अटेंड करो भाई, और ढंग से पढ़ो, तब तो पढ़ने का मतलब है, नहीं कोई मतलब नहीं है। देखो मैं तो पहले ही कह देता हूँ साफ, कि हम जब चाहें तब पढ़ लें और कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है।
हाँ भाई, अब लिखे नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम लिखे बेटे। नेक्स्ट थ्योरम लेट एफ एक्स, लेट क्या क्या दे रखा हमें, फर्स्ट एफ एक्स एफ डैश एक्स, एफ एक्स कॉमा एफ डैश एक्स कॉमा एंड सो ऑन एफ एन माइनस वन, एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स, ये डेरिवेटिव है, एक बार भी नहीं है, एक बार, दो बार अवकलज, तीन बार डेरिवेटिव, एन माइनस वन बार, आर कंटिन्यूअस फॉर, आर continuous for 0 greater than x 0 से बड़ा और x n से छोटा, एंड r of exponential order gamma, and r of exponential order gamma, and r of exponential order gamma, exponential order gamma for x greater than n, for x greater than n. Second, f n is sectionally continuous, f n ये तो कंटिन्यूअस है और ये क्या है, सेक्शनली कंटिन्यूअस, f n x is sectionally continuous, f n x is sectionally continuous, f n x is sectionally continuous for x greater than equal to 0 less than is equal to n. देन क्या प्रूव करना है, देन क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ एन एक्स पी इज इक्वल टू, ये होगा p की पावर n एफ ऑफ p माइनस p की पावर n माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो माइनस p की पावर n माइनस टू, p की पावर n माइनस टू एफ डैश ज़ीरो, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का ध्यान रखा करो भैया, माइनस एंड सो ऑन p एफ ऑफ n माइनस टू ज़ीरो और माइनस एफ ऑफ n माइनस वन ज़ीरो फॉर p ग्रेटर देन गामा। और एफ ओ पी का मालूम है ही आपको कि एफ ओ पी का मतलब क्या होता है, वेर एफ ओ पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ओ पी होता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स और क्या होता है पी। नोट कर लो, प्रूफ देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पिछली थ्योरम में और इस थ्योरम में क्या फ़र्क है, पिछली डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में कोई है क्या, कोई फ़र्क, या एक ही चीज़ है, या क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा सोचो देखें। ऐसे ही मत छापा करो कि मैं छपा रहा हूँ और आप उतार रहे हो, पीछे क्या करके आए थे वही हमें मालूम नहीं है, ऐसा मत किया करो भी, थोड़ा बहुत आगे पीछे देखते हुए चला करो, सोचो देखे क्या है इसमें। देखो, पिछली वाली थ्योरम और इस थ्योरम में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, वही चीज़ है। पिछली बार अवकलज या डेरिवेटिव कितनी बार था, एक बार, इस बार कितनी बार है, n बार, बस इतना ही तो फ़र्क है। पिछली बार जो थ्योरम थी उसमें अवकलज या डेरिवेटिव, उस थ्योरम में देखें तो अवकलज या डेरिवेटिव कितनी बार था मेरे भाई, एक बार था। उस थ्योरम में अवकलज या डेरिवेटिव कितनी बार था आपके पास, एक बार, यही तो था आपके पास, एल एफ डैश एक्स, एल एफ डैश एक्स कितना था p, यहाँ एक बार था, अब कितनी बार है, n बार। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी, जनरलाइज फॉर्म हो गई इसकी। जनरलाइज फॉर्म हो गई तो कैसे प्रूफ करें इसको, तो इसको प्रूफ करेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने पढ़ा होगा गणितीय आगमन सिद्धांत या मैथमेटिकल इंडक्शन से। गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन से देखेंगे n बराबर एक के लिए, तो n बराबर एक के लिए तो प्रूफ है हमारे पास, अरे पीछे अभी वही तो करके आए एक बार,
n इज इक्वल टू m पे हम प्रूफ मान लेंगे और n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो n इक्वल टू 1 पे प्रूफ करना होता है, n इक्वल टू m पे हम प्रूफ या सत्य मान लेते हैं और n इक्वल टू m प्लस 1 पे फिर प्रूफ करना होता है। अगर ये काम कर देते हो तो वो सभी वैल्यू के लिए, n के सभी मानों के लिए क्या होगी, सत्य या प्रूफ हो जाएगी। तो ये n की सभी मानों के लिए प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें एग्जाम में आए तो कैसे लिखना और कैसे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ध्यान से देखना भी। थ्योरम वही है पीछे वाली, उसमें एक बार अवकलज या डेरिवेटिव था और इसमें अवकलज या डेरिवेटिव कितनी बार है मेरे बेटे, n बार अवकलज या n बार डेरिवेटिव है। वी हैव टू प्रूव या वी विश टू प्रूव, वी विश टू प्रूव above theorem, we wish to prove above theorem with the help of mathematical induction, with the help of mathematical induction, कि हम इस थ्योरम को प्रूफ करना चाहेंगे किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम किसके लिए लेके चलेंगे, n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1। n बराबर 1 का मतलब कि यही तो प्रूफ करना आपको, एक बार अवकलज होना चाहिए, मतलब एक डैश होनी चाहिए। तो एक डैश हो, इसके लिए जो पिछली थ्योरम का जो प्रूफ करके आए वो पूरा का पूरा प्रूफ आपको यहाँ करना है। अब यहाँ करना है, जगह छोड़ देना, देख के घर पे दोबारा कर लेना उस प्रूफ को। पूरा का पूरा प्रूफ करना आपको n इज इक्वल टू 1 के लिए। और लास्ट में लिखना है कि L f डैश x p इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, f डैश x इज इक्वल टू p कितना आएगा आपके पास, p, अरे कितना आया था, p f ऑफ p, और माइनस कितना आया था, f ऑफ 0, और फॉर ऑल p ग्रेटर देन कितना होगा, गामा। रख के देख लो, चाहे 1 रखो, 1 1 और 1 माइनस 1 0, तो ये तो हो जाएगा। अब ये पावर माइनस में चली जाएंगी तो बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सेम वो की वो थ्योरम, पीछे वाली थ्योरम यहाँ लिखनी है, पूरी की पूरी थ्योरम शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ। ऐसे नहीं कि हम जानते हैं, हम जान लिए तो अगला भी जान जाएगा फिर। तो पूरी थ्योरम, पीछे वाली थ्योरम जो अभी जस्ट की है वो पूरी थ्योरम करनी है और उसका रिजल्ट आया। और हमें दिख रहा है कि ये रिजल्ट जो आया वो इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो p f p माइनस 1 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, f0। सेम रिजल्ट आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट। इसका मतलब नीचे लिख देंगे हेंस द रिजल्ट इज ट्रू, हेंस नीचे लिख देंगे एक लाइन, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट सत्य हो गया आपका, के पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये अभी तक तो किस पे चेक हुआ, 1 पर। अब n इज इक्वल टू m पे हम अपनी तरफ से क्या मान के चलते हैं, सत्य या प्रूफ, यही तो कहता है मैथमेटिकल इंडक्शन। और फिर n इक्वल टू m प्लस 1 पे हमें फिर से क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। n इक्वल टू m प्लस 1 पे फिर से हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो इसमें देख लीजिए आप कितनी जगह छोड़नी है आपको, उतनी जगह छोड़ दीजिए यहाँ, उसके नीचे ये लाइन लिख लो। तो n इक्वल टू 1 पे वो पीछे से काम करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा 1 पे तो बात हो गई, अब n इक्वल टू m पे हम सत्य मान के चलते हैं, ट्रू मान के चलते हैं। तो देखो n इक्वल टू m रख दो, इसमें ये लिखा हुआ था ना जो मैंने यहाँ मिटा दिया, इसमें n इक्वल टू कितना रख देंगे, m। कंसिडर द रिजल्ट, कंसिडर द रिजल्ट इज ट्रू, कंसिडर द रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। देन क्या होगा हमारे पास, जो आपका n लिखा हुआ था उसकी जगह m लिख दीजिए। तो कितना होगा, l लैप्लास ऑफ एफ एम एक्स पी। ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, n की जगह m लिख दो, सत्य होगा। तो ये कितना था हमारे पास, ये था ना ये वाला थ्योरम में दिया हुआ, उसमें लिख दो, n की जगह m लिख दो। तो ये हो गया आपके पास p की पावर m, और ये कितना हो गया आपके पास एफ पी, और ये हो गया p की पावर m माइनस 1, और ये हो गया f0 माइनस p की पावर m माइनस 2, ये हो गया f डैश 0 माइनस एंड सो ऑन, ये हो गया माइनस p, और ये हो गया f की पावर
m-2 0, m-2 और ये हो गया 0, और ये हो गया माइनस एफ ऑफ m-1 और ये हो गया 0। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे भाई, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमें प्रूफ करना होता है n = 1 पे, जो हमने प्रूफ कर लिया। n = m पे हम रिजल्ट को मान के चलते हैं, कंसिडर लिखा है तो कंसिडर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1, तो n = 1 पे रिजल्ट प्रूफ हो गया। बस n की जगह कितना लिखा है m। अब प्रूफ किसके लिए करना है? m+1 के लिए। m+1 के लिए प्रूफ होने का मतलब कि आपकी जो थ्योरम थी उसमें जहाँ जहाँ n दिख रहा है उसकी जगह अगर m+1 दिखा दोगे आप सोल्व करके, जहाँ जहाँ n दिख रहा है अगर उसकी जगह m+1 दिखा दोगे सोल्व करके, तो रिजल्ट सही हो जाएगा आपका। तो देखिए नाउ अब किसके लिए प्रूफ करना भी? अब प्रूफ करना है लाप्लास ऑफ f ऑफ m+1 और x, और किसके लिए करना है? p। n = किसके लिए? m+1। यहाँ लिख देना चाहिए फॉर n = m+1। तो ये m+1 लिखा है, इसका मतलब अवकलज या डेरिवेटिव कितनी बार है? m+1 बार। इसको ऐसे लिख देते हैं लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव d/dx, और ये लिख दिया f(m(x), और ये कितना हो गया आपके पास? p। एक ही बात है भी। यहाँ कितनी बार अवकलज या डेरिवेटिव है फंक्शन f का? m+1 बार। कितनी बार डेरिवेटिव है? m+1 बार। यहाँ m बार तो अंदर, एक बार बाहर, तो टोटल कितना हो गया? m+1। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें और इसमें डिफरेंस है क्या भी? तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखें अब देखिए इसमें ऐसे समझो कि कितनी बार अवकलज है इसका? एक बार, एक बार अवकलज है। ऐसे समझो आप इसको कि ये तो कोई फंक्शन है और इसके एक डेस लगा हुआ है, ऐसे समझ लो इसको। यही तो हुआ इसका मतलब भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो लाप्लास ऑफ, ये हो गया f(m(x), m बार डेरिवेटिव और इसके ऊपर एक डेस लगा दिया, और ये कितना हो गया आपके पास? p। अभी पीछे पीछे यही तो पढ़ के आया हूँ, लाप्लास ऑफ f कोई भी फंक्शन और उसके कितना डेस? एक डेस, और p कितना रिजल्ट आया था? ये आया था p f(p), और माइनस कितना आया था? f(0). तो इसको समझो ना कि ये कितना है? fx है। ये तो fx हो गया, ये p हो गया, तो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास? यहाँ से आएगा p, यहाँ से कितना आएगा आपके पास? p, और f(p), अरे कितना आएगा आपके पास? p, अरे कितना आएगा? f(p). तो p लाप्लास ऑफ, अरे p आ जाएगा बाहर तो आपके पास, और लाप्लास हो जाएगा कौन सा? f(p). यही तो होगा f(p). किसका होगा? इसका होगा लाप्लास भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है 0 to ∞ e⁻ px, और f(x) dx माइनस f(0) लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ f(x) p और माइनस f(0), ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, एक ही तो बात है सारे के सारे। इसमें और इसमें फ़र्क इतना ही है कि इसमें fx है और इसमें f(m(x) है, इतना ही फ़र्क है बस। तो देखिए ये हो जाएगा f(m(x), और ये कितना हो गया आपके पास? p। ये तो हो गया p लाप्लास f(m(x) p माइनस कितना होगा? f(0), और माइनस कितना होगा? f(0), माइनस कितना होगा? f(0). अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो, बोर्ड पे ध्यान दे भी। यहाँ से लेके यहाँ तक का देखिए, ये ऐसा का ऐसा यही है क्या? 2 नंबर इक्वेशन में। तो 2 से वैल्यू किस में पुट कर देंगे? 3 में। अरे 2 की वैल्यू किस में पुट कर देंगे? 3 में। काम हो जाएगा पूरा। बस ये स्टेप जिसके समझ में आ गई ना, और इसको मैंने अलग अलग तरीके से लिख के समझा दिया। और इसमें लगा क्या है? इसमें किसको काम में लिया है? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। किसको काम में लिया? यहाँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना आपकी, उसको काम में लिया है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब किसको यूज करेंगे? अब यहाँ यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कहाँ यूज होगी? इक्वेशन सेकंड, अरे कहाँ यूज होगी इक्वेशन सेकंड? यहाँ यूज होगी मेरे भाई इक्वेशन सेकंड। तो ये बन गया हमारे पास p, और इसकी जगह ये वैल्यू आएगी अब pm f(p) माइनस ये हो गया pm-1, ये हो गया f(0), माइनस कितना हो गया? pm-2, ये हो गया f(0), माइनस एंड सो ऑन, माइनस ये हो गया pf(m-2), और ये कितना हुआ? 0, माइनस f(m-1) और ये 0। ये तो हो गया आपके पास।
इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, तो ये हो गया भाई माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, इसको अंदर गुणा करो, इधर चल रहा है बराबर में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एम प्लस वन, और ये हो गया एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास पी। यहाँ हो गया आपके पास p की पावर m प्लस वन, ये हो गया आपके पास एफ पी माइनस p की एक पावर m माइनस, तो m पावर f ऑफ ज़ीरो माइनस p की पावर, ये हो गया आपके पास m माइनस टू, एक कम हो जाएगी f माइनस वन, एफ डैश ज़ीरो माइनस एंड सो ऑन, ये होगी p की पावर वन तो थी, और ये वन की जगह हो गई टू, और ये हो गया आपके पास f m माइनस टू ज़ीरो, और ये जाएगा f ऑफ एक p भी गुणा होगा, तो p एफ एम माइनस वन, और ये हो गया ज़ीरो, और माइनस कितना हो गया एफ ऑफ ज़ीरो। यही बना। अब एक बार गौर से देखो, आपके जो थ्योरम में जो सवाल लिखा हुआ है उसमें जहाँ n है उसकी जगह m प्लस वन नज़र आ रहा है क्या आपको? नहीं नज़र आ रहा तो देखो अभी और दिखा देता हूँ। ये तो m प्लस वन नज़र आ ही गया होगा आपको, एफ ऑफ पी माइनस, यहाँ देखना ये हो गया m प्लस वन और माइनस वन, आया क्या नज़र? बात वही है, सेम ही है। और ये हो गया एफ ऑफ ज़ीरो माइनस, ये हो गया p, ये हो गया m प्लस वन और माइनस कितना टू, एफ डैश ज़ीरो, वही है आंसर, सेम आएगा। अब तो नज़र आ गया कि भाई सबको माइनस p, यहाँ कितना था पहले? एक था, अरे कितना था आपके पास? एक ही तो था पहले, कितना था यहाँ पे? एक था, अब कितना हो गया? दो, तो ये हो गया आपके पास दो, और ये हो गया एफ एम माइनस टू, एम माइनस टू कैसे लिख सकते हैं? एन प्लस वन, एन प्लस वन, और माइनस कितना था? थ्री, माइनस ये तो हो गया पी, ये हो गया एफ एम प्लस टू, नहीं एन प्लस वन, और माइनस कितना हो गया? टू, ये हो गया एफ ऑफ ज़ीरो, और ये कितना हो गया आपके पास? एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है भाई, लिखो तो लिख दो इस लाइन को, नहीं लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, या इतना लिख दो कि वही बहुत है, डॉट डॉट लगा दिया। अब जहाँ जहाँ n थे वहाँ क्या दिखने लग गया आपको? m प्लस वन, इसका मतलब n इक्वल टू m प्लस वन के रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू या सत्य हो गया। तो नीचे लिखेंगे therefore result is true, therefore result is true for n is equal to m plus वन, therefore result is true for n equal to m plus वन। hence by principle of mathematical induction, hence by principle of mathematical induction result is true, result या theorem is true for n belongs to capital N, कोई भी वैल्यू हो भी सब के लिए सत्य हो गया, n हो चाहे m हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो चाहे 100 हो, कोई भी हो रिजल्ट क्या हो गया? सत्य। ये थ्योरम का प्रूफ है, इंपॉर्टेंट लगा लेना थ्योरम की।
हाँ भाई, क्या नोट सबने? तो इस प्रकार से थ्योरम को प्रूफ करना है। इसमें जो जगह छोड़ी है उस स्पेस को पूरा कर लेना भाई। अब 2 थ्योरम और हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो थोड़ी लेंदी हैं तो अभी पूरी होंगी नहीं, तो अगली क्लास में करवाऊंगा। साथ साथ एक बार थ्योरम कर लिया करो घर पे वापस से, कोई भी समस्या नहीं आएगी। कि सारी चीज़ें बेसिक से समझा दी, इंडक्शन तक बता दिया आपको, तो कोई समस्या नहीं आनी है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए बेटा, और साथ साथ रोज़ घर पे एक बार और प्रैक्टिस कर लिया करो। बाकी अगली क्लास में शुरू करूँगा, 2 थ्योरम अगली में कराऊंगा, ज़्यादा लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।